नमस्कार, मैं त्रिशा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। आज के इस वर्चुअल कक्षा में कक्षा 12 में सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेलों का संयोजन। हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, फिर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था और दोनों को ही हमने श्रेणी क्रम और समांतर मतलब पार्श्व क्रम में पढ़ा था। उसी के कंटिन्यूएशन में हम सेलों का भी संयोजन पढ़े। ये संयोजन दो तरह से होगा, एक होगा आपका श्रेणी क्रम और दूसरा होगा आपका समांतर संयोजन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में। सबसे पहले मैं इसका एक चित्र बनाती हूँ। मान लेते हैं 3 सेल आपके एक श्रेणी में है। श्रेणी का मतलब हम भलीभांति जानते हैं कि एक का फर्स्ट पार्ट दूसरे के सेकेंड पार्ट से जुड़ा होता है। किस तरह से, एक बार हम इसको देख लेते हैं। हमने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ा था, तो इसमें हमें उसको बनाना पड़ेगा। तो माना मैंने 3 सेलों को एक साथ लगाया, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी के बीच। ये है मेरा सेल 1 नंबर का सेल, जिसका जो आपका EMF है ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। उसी के साथ मैं ये मानती हूँ कि ये इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 और ये एक पूरा आपका सेल बनता है। ठीक है, तो मेरे पास 3 सेल है जो मैंने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे इस तरह से करेंगे। कल हमने एक सूत्र पढ़ा था, सूत्र के अनुसार क्या था, जो मेरा तो किसके बराबर था, वो मेरा किसके बराबर था बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, EMF था, वो 2 चीजों से बन रहा था। एक आपका टर्मिनल वोल्टता और दूसरा आपका जो वोल्टता आपके आंतरिक प्रतिरोध की वजह से आया है। ठीक है, तो इससे अगर मैं टर्मिनल वोल्टता निकालना चाहूँ तो उसका सूत्र क्या होगा, तो ये मेरा टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है। ठीक है, अब मैं टर्मिनल वोल्टता मतलब यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि चूंकि यहाँ पर करंट जो है वो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है, तो यहाँ पर मेरा करंट कितना है, I है। तो A और B के बीच में करंट कितना है, I है। B और C के बीच में करंट कितना है, I है। C और D के बीच में करंट कितना है, I है। हर जगह करंट I है, क्योंकि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर पाइप से पानी बह रहा है तो इलेक्ट्रिक भी उसी तरह से बहता है। अगर वो 3 भाग में आपने पाइप को डिवाइड करा तो 3 दिशाएं में आपकी चली जाएंगी, तो धाराएं भी 3 बन जाएंगी। वैसे ही अगर विद्युत धारा को भी हम अलग अलग पथ पे भेजेंगे, उसको इस तरह से फैलाएंगे तो वो भी 3 पथ पे जाएगी, पर यहाँ पर पथ वही है, तो इसीलिए जो है आपका करंट कहीं पर भी विभाजित नहीं होगा। तो ये मेरा जो है इसका जनरल इक्वेशन आया। अब मैं इसका तुल्य परिपथ बनाऊंगी, क्योंकि तुल्य परिपथ क्या होता है ये मैंने पहले भी आपको बताया है। इन तीनों सेल की जगह मैं एक सेल लगाऊंगी जो इन तीनों के बराबर कार्य करेगा। तो इसके लिए मैंने एक सेल लगाया, ये मेरा सेल है और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है। अब मैं इसे सीधा A और D के बीच में लगाऊंगी।
ए और डी, और ये मेरा सेल है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो भी आर तुल्य होगा, और इसका जो ईएमएफ होगा वो भी तुल्य के रूप में ही होगा। अब मैं इसके लिए इक्वेशन बनाती हूँ। किस तरह से मैं इक्वेशन बनाऊंगी? ए और बी के बीच जो पहला सेल है, ठीक है, पहले सेल के लिए, ठीक है, वी ए बी कितना होगा? E1 माइनस IR1। अब VAB क्या होगा? विभवांतर ए और बी बिंदु के बीच में विभवांतर, तो इसे मैं लिख सकती हूँ VA माइनस VB। तो ये होगा, इसको मैं समीकरण 1 का नाम देती हूँ। अब ऐसे ही मैं B और C के बीच में लिखती हूँ, तो ये कितना आएगा मेरा? ये आपका हो जाएगा E2 माइनस IR2। फिर मैं C और D के बीच में, तो ये कितना होगा? और ये जो मैंने तुल्य के लिए निकालना है, तो मैं तुल्य के लिए निकालती हूँ, वो होगा मेरा V तुल्य, तो कितना आएगा? अब आप देखिए तुल्य जो है वो किन बिंदुओं के बीच में है? A और D। तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? VAD ये तुल्य माइनस IR तुल्य, ठीक है। अब मैं AD को कैसे लिख सकती हूँ? VA माइनस VD इज इक्वल टू V तुल्य माइनस IR तुल्य। ये मेरा इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया 4, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये पोर्शन, बच्चों आप इसको लिखिए, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर, मैं चित्र नहीं बता रही हूँ, इस पोर्शन में बस लिख रही हूँ। अब देखिए मैं क्या करूँगी, समीकरण 1, 2 और 3 को लूँगी, ठीक है। समीकरण 1, 2 और 3 को लूँगी और इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है, इनको जोड़ूंगी। तो मैं जोड़ लेती हूँ। मैं पहले ये सारा LHS एक साथ जोड़ लूँगी। तो ये क्या होगा? VA माइनस VB, ये बराबर होगा E1 IR1, VB माइनस VC E2 IR2, VC माइनस VD 3 IR3। इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये और ये कटा, मुझे क्या मिला? VA माइनस VD, ये हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I तीनों में है, बाहर निकाल लो, R1 R2 R3। इसको समीकरण 5 का मैं नाम देती हूँ, ठीक है। अब मैं इधर के, क्योंकि इधर मैंने लिखा है तो इन इक्वेशंस को मैं रब कर दूंगी। अब आप देखिए मैं समीकरण 4 और 5 की तुलना करूंगी, ठीक है। समीकरण 4 तथा 5 की तुलना करने पर देखिए मुझे क्या प्राप्त होगा। देखिए ये A माइनस डी है, BA माइनस BD, ये भी BA माइनस BD है, मतलब एक जैसी चीज हो गई। अब E तुल्य देखिए, यहाँ से कंपेयर करिए, E तुल्य किसके बराबर आ गया? ये आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब आप देखिए ये है I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, और ये कितना हो गया? I तुल्य हो गया। तो ये को कंपेयर करेंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका ये भी सेम है, तो मुझे कितना मिलेगा? R तुल्य इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये मुझे तुल्य EMF और ये मुझे तुल्य प्रतिरोध, आप जानते हैं जब सीरीज में या
श्रेणी क्रम में होता है तो इस तरह से आता है, तो इस तरह से मुझे कंपेयर करने पर आपको मिलेगा। अगर मेरे पास n सेल है तो n सेल के लिए ये समीकरण क्या बन जाएगा, ई तुल्य इज इक्वल टू n तक, और R तुल्य कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 Rn। ठीक है, तो सेलों का संयोजन हमने सबसे पहले श्रेणी क्रम के लिए पढ़ा। अब हम सेलों का संयोजन पढ़ेंगे किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। आइए उसको करते हैं। समांतर या पार्श्व संयोजन। समांतर में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक के एक बिंदु सब एक साथ जुड़े हैं और दूसरा सिरा सारे के सारे एक साथ जुड़े हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं। ये एक सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये एक सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये एक सेल है और उसका आंतरिक प्रतिरोध। अब हम इसको देखें, ये एक मेरा सेल बना, ये एक मेरा सेल बना, ये एक सेल बना, ये मेरा EMF E1 R1, ये है E2 R2, ये है E3 R3। और आपको पता है कि जब यहाँ से जैसे आपने इसको विद्युत धारा I दिया, ये 3 भागों में बट रहा है, I1 I2 I3, इस तरह से ये तीनों भाग में बट जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में जो विभवांतर है वो विभवांतर नहीं बदलेगा, क्योंकि हम दो ही बिंदु A और B के बीच में ही कार्य कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसका एक तुल्य परिपथ भी बनाऊं तो उसका तुल्य परिपथ कैसा होगा, A और B बिंदु के बीच में होगा, और ये होगा E तुल्य और ये होगा R तुल्य। ठीक है, और मुझे इन्हीं का मान अब निकालना है। तो चलिए इसको निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सूत्र क्या था, E इज इक्वल टू B प्लस आई आर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आई आर को रखेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो F माइनस V हो जाएगा। अब अगर मैं I का मान निकालना चाहूँ तो मेरा I कितना होगा, E माइनस V बटे R। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहले सेल के लिए V तो नहीं बदलेगा, E हमको दिख रहा है कितना है, R हमको दिख रहा है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे पहले सेल के लिए I1 कितना होगा, एप्सिलॉन 1 माइनस V बटे R1। ऐसे ही दूसरे सेल के लिए I2 कितना होगा, ये 2 नंबर। ऐसे ही तीसरे या तृतीय सेल के लिए I3 कितना होगा, ये मेरे 3 समीकरण आ गए। और इसी के साथ मेरे पास एक तुल्य परिपथ के लिए भी समीकरण होगा, तो मैं उसको कैसे कर सकती हूँ, ये हो
गया मेरा समीकरण 4। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन समीकरणों को, समीकरण 1, 2, 3, इनको मैं क्या करूँगी, इनको मैं एक साथ लेकर जोड़ दूँगी। ठीक है, ये वाला तुल्य मैं जो है चित्र थोड़ा सा रख कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रख सकते हो। बाकी ग्रुप में आपको ये सारा का सारा वर्क भी दिया जाएगा। तो देखिए समांतर में क्या है, करंट विभाजित हुआ 3 भागों में, तो आई तुल्य मेरे किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू डालना शुरू करें, E तुल्य बटे R, ठीक है, तुल्य इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, -V ओवर R1 प्लस E2 -V ओवर R2 प्लस -V ओवर R3। अब मैं क्या करूँगी, इनको अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ ले लूँगी, E तुल्य अपॉन R तुल्य -V ओवर R तुल्य इज इक्वल टू E1 R1 -V ओवर R1 प्लस E2 बटे R2 -V ओवर R2 प्लस E3 ओवर R3 -V ओवर R3। अब मैं एक जैसे टर्म्स को एक साथ ले लूँगी, ओवर R तुल्य ये होगा E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 प्लस E3 ओवर R3, और माइनस कॉमन ले लें, और देखिए इसमें इसमें और इसमें V भी कॉमन है, तो V भी ले लें, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा जो समीकरण आया इसको मैं कहती हूँ समीकरण 5। ये है मेरा समीकरण 5। अब समीकरण 4 तथा 5 को अगर मैं तुलना करूँ, तुलना करने पर देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये जो है I तुल्य के बराबर था, ये वैल्यू मैंने डाल दी है, या मैं इसको ऐसे रखूं तो मुझे तुलना करने में आसानी होगी। ये जो है वो I के बराबर है, देखिए यहाँ पर, या तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिखूं तो ये I तुल्य के बराबर ही हो रहा है। ये पूरा किसके बराबर है, I तुल्य के बराबर ही है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये देखिए ये किसकी तरह आया, अगर मैं इसको पूरे फॉर्म में लिखूं तो E तुल्य बटे R तुल्य -V अपॉन R तुल्य। ठीक है, तो अगर मैंने इसको निकाला तो ये कितना आएगा, देखिए कंपेयर करने पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक जैसा है, क्योंकि ये तो R तुल्य का ही मान है, ये -V ओवर R तुल्य भी था। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो दोनों में बराबर है, इसकी जगह क्या आएगा, तुल्य बटे R तुल्य किसके बराबर आया, E1 प्लस R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 बटे R3। और अगर मैं इधर कंपेयर करूँ तो देखिए ये B है और ये B अपॉन ये है, अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, B 1 बटे R तुल्य, तो इसको मैं यहाँ देखूंगी तो मेरा 1 बटे R तुल्य किसके बराबर आ रहा है बच्चों, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह से कंपेयर करने पर मुझे इसका भी तुल्य रूप में मिल गया है और ये भी मुझे तुल्य के रूप में मिल गया है। इसको मैं चाहूँ तो n शेलो के लिए भी, n सेलो के लिए भी बना सकती हूँ। n के लिए मेरा कितना हो जाएगा, ये मान ये होगा आपका तुल्य, ये किसके बराबर होगा, अगर मैं n सेल ले रही हूँ, R1 2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3
और ऐसे करते हुए EN बटे RN। ऐसे ही आपका 1/r तुल्य ये किसके बराबर होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/rn। इस तरह से हम इसे जनरलाइज करके दोनों फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आज हमने क्या देखा, आज हमने सेलों का संयोजन देखा दो रूप में। कौन कौन से रूप में, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। आज के लेक्चर में इतना ही। इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट अपलोड कर दिया गया है, आप ध्यान से उसे पढ़िए, वीडियो देखिए और कोई भी समस्या हो तो बच्चों ग्रुप में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।